छात्रों गुड मॉर्निंग। आप अपनी रफ नोटबुक लेकर के बैठें और अपने जिसने पुस्तक नहीं ली है जल्दी से जल्दी करके पुस्तकों का कलेक्शन करें, यानी इकट्ठी करें, लिए हुए बाजार से पुस्तकें लाएं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। कल हमने छात्रों सिंचाई के बारे में पढ़ा था। सिंचाई क्या है? निश्चित समय अंतराल पर फसलों में कृत्रिम साधनों द्वारा पानी की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के बस आपको उपयोग बताए। अब आ रहा है सिंचाई के स्रोत। हम सिंचाई किन माध्यमों से, किन स्रोतों द्वारा करता है, पानी की पूर्ति हमारी फसलों में किन के द्वारा होती है वो देखिए। इसके लिए जो सिंचाई के स्रोत हैं वो है कुएं, तालाब, नदी, झील आदि, वर्षा आदि। इनसे हमारी फसलों के लिए पानी प्राप्त होता है और फसलों की वृद्धि होती है, विकास होती है। पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक जल के द्वारा ही, जल में घुल करके और फिर जड़ द्वारा जल को अवशोषित करके पौधे के पादपों के इन भागों तक पहुंचते हैं। तो ये स्रोत है कुएं, तालाब, नदी, झील, वर्षा, बावड़ियां भी हैं, टाके होते हैं, भी हैं आदि। इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साधन यानी कौन से साधन है, किन माध्यमों द्वारा हम सिंचाई करते हैं, उसके जो साधन है वो दो प्रकार के हैं। परंपरागत साधन, सिंचाई के दो साधन है, दो प्रकार के साधन है, दो प्रकार के साधन है। ये दो प्रकार के साधन यानी उपाय, साधन उपाय, तरीके जिनके द्वारा हम फसलों में जल की आपूर्ति करते हैं। पहला है परंपरागत साधन। पहला क्या है? परंपरागत साधन, जो हम सदियों से, पुराने समय से खेतों में जल की पूर्ति करने के लिए जो उपाय हम करते आ रहे हैं, जिनका प्रयोग हम करते आए हैं, वो है परंपरागत। जो परंपरा के रूप से प्रारंभ से सदियों से चले आ रहे हैं वो परंपरागत साधन है। ये परंपरागत साधन है रहट, चड़स, मोट और ढेकली। इनमें हम पशुओं और मानव दोनों द्वारा काम में ये साधन लिए जाते हैं। रहट में पशु एक गोल घेरे में चक्कर कटता है और कुछ पानी की, जिसे डोलियां बोलते थे, वो एक चक्कर के ऊपर इस प्रकार घूमती थी, पानी डोली का भर के ऊपर आ जाता था, रिच जाती थी, खाली डोली वापस कुएं में जाती थी। इस प्रकार एक चक्कर सा चलता रहता था। चड़स, ये लाव चड़स बोलते हैं। इनमें पशुओं द्वारा चकली से पानी को चड़स में भर करके ऊपर आता था, तो उसको रिता देते। इस प्रकार के खेतों में पानी पहले दोहरे बना करके एक मिट्टी के दोनों साइड में मोटी दीवार, गांठ बोलते हैं या दीवार बोलते हैं, उसको लगा करके और उसके बीच में से पानी को प्रवाह करके ऊंचाई से नीचाई की तरफ ले जाया जाता था। ऐसे ही ये परंपरागत साधन रहट, चड़स, मोट, ढेकली पुराने समय में ये उपयोग में आते थे। दूसरा है आधुनिक विधियां या आधुनिक साधन। आधुनिक साधन वर्तमान में जो हम साधन उपयोग में ले रहे हैं, अब इनका उपयोग बहुत कम होगा, कहीं कहीं हो रहा होगा, लेकिन अब वर्तमान में साधन है, आधुनिक साधन है, वो है विद्युत पंप, नलकूप, डीजल पंप। ये इंजन है। डीजल पंप इंजन के माध्यम से हम कुएं से पानी निकालते हैं और नदी या तालाब में से पानी निकाल करके और पाइपों द्वारा, प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं उनके माध्यम से पानी को वर्तमान में हम काफी दूरी तक पहुंचा सकते हैं।
किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पानी को हम पहुंचा सकते हैं। पहले ऐसे कोई साधन नहीं थे, पहले केवल दोहरे बना करके ही पानी को दूर तक, जितने दूर जा सकता था उतने ले जाते थे। बीच में यदि ढलान आ जाता तो पानी ऊंचाई पे वापस, यदि ऊंचाई है बीच में नीचाई है फिर वापस ऊंचाई तो वहां पानी गिर जाता। वर्तमान में हम जो फवारे वाले पाइप आते हैं उनके द्वारा हम पानी को काफी दूर तक पहुंचा सकते हैं। और समतल, जो असमतल भूमि होती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, उस पर भी सिंचाई कर सकते हैं। पहले जमाने में इस प्रकार के हमारे पास कोई साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नलकूप, यो हैंडपंप आदि, विद्युत पंप, आपके मोटर लग रही है, पहले मोनोब्लॉक मोटर होती थी, कुएं के अंदर लगती थी, वर्तमान में सबमर्सिबल मोटर आ गई जो पानी के अंदर रहकर ही पानी को नीचे जमीन से और पृथ्वी जमीन के सतह से बाहर डालती है, ले आती है। विद्युत पंप, इसे बोलते हैं विद्युत पंप। वर्तमान में सबमर्सिबल पंप आ गए, ये जल में रहकर ही पानी को बाहर निकालते हैं विद्युत द्वारा। अब आ रहे हैं आधुनिक जो साधन है, ये दो प्रकार की विधियां होती है इसमें। एक तो होती है फव्वारा विधि, फव्वारा विधि, छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसका, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र। दूसरी है ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। पहली है फव्वारा विधि, दूसरी है ड्रिप तंत्र या छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र बोले, छिड़काव तंत्र को फव्वारा विधि बोलते हैं और इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये तो वर्तमान में आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की। ये फव्वारा विधि या छिड़काव तंत्र क्या है? इसमें एक निश्चित दूरी के पाइप होते हैं, 15 फुट 20 फुट के, उन पाइपों को अपने जो विद्युत मोटर होती है उससे जोड़ करके अपने खेतों तक ले जाया जाता है। खेतों में उन निश्चित दूरी वाले पंपों के बीच में नोजल लगे होते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं। इस प्रकार यानी दो पाइप हैं, इनके बीच में, सभी पंपों के बीच में एक इस प्रकार की आकृति नोजल बोलते हैं, इसको नोजल जुड़े होते हैं। इस नोजल के ऊपर फव्वारे होते हैं, यहाँ पानी बहुत तेजी से निकलता है, जिससे ये जो फव्वारे होते हैं घूमते हैं और चारों साइड इस प्रकार जो पानी है फव्वारे के रूप में जमीन पर गिरता है। निश्चित दूरी के पाइपों के माध्यम से पानी को खेतों में ले जाया जाता है। वहां प्रत्येक पाइपों के बीच में, खेत में एक निश्चित दूरी के ऊपर पाइपों के बीच में ऊर्ध्वाधर आकार में इस प्रकार की स्थिति में नोजल लगे होते हैं। इन नोजलों से पानी बाहर आता है और यहाँ जो ऊपर की साइड में फव्वारा सा बनता है और फव्वारा पानी के प्रवाह से वो घूमता रहता है और घूम करके खेत में छिड़काव के माध्यम से इस प्रकार से पानी खेत में गिरता है जैसे बरसात हो रही हो। इस प्रकार इसे छिड़काव तंत्र, पानी बूंद बूंद करके दूर तक फैल जाता है, चारों साइड में जहां फव्वारा है उसकी चारों साइड में पानी पहुंच जाता है। इस विधि को कहते हैं छिड़काव तंत्र। इसमें पानी इस प्रकार गिरता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। यह विधि असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में या खेतों में अधिक कारगर है और इसमें खेत में जो फसल है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच जाता है। इतना नहीं, खुला पानी देने पर खेत में पानी इकट्ठा हो जाता, जम जाता है। इसमें पानी जितना डलता रहता है धीरे धीरे करके वो जमीन में पानी सोख दिया जाता है और वो जड़ तक पहुंच जाता है। इतने ही समय तक, यानी 3 घंटे या 3.5 घंटे फव्वारा चलाते हैं, उससे अपने खेत में पानी की पूर्ति, फसल की में पानी की पूर्ति हो जाती है और ये समतल भूमि के लिए कारगर है। इसमें पानी का दुरुपयोग भी कम होता है। 3 घंटे में हमारा एक लाइन होती है, लाइन लगाते हैं, 4 फव्वारे हैं, 5 हैं, 7 है, जितने पानी होता है उसके अनुसार फव्वारों की संख्या बढ़ती जाती है। तो उतने होते हैं उतने क्षेत्र के अंदर 3 घंटे में अपने एक लाइन जो फव्वारे जाते हैं वो उसका खेत में पानी की पूर्ति हो जाती है, फिर उसको फिर बदली कर देते हैं। तो इस प्रकार इसमें अधिक मात्रा में पानी खेत में नहीं जाता है, एक निश्चित समय में पानी डाला जाता है। दूसरी जो विधि है
ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई विधि। यह विधि बहुत बारीक यानी कि 1 सेंटीमीटर के आकार की नलिकाएं होती हैं और उन नलियों को खेत में जहां हमारे पौधे होते हैं, इस प्रकार मान लो ये पौधे हमारे इनकी जड़ों के आसपास इनको इस नली को इस जड़ के आसपास ले जाकर के और वहां पर इनमें कुछ सुराख होते हैं, छिद्र होते हैं, जो इन सुराख में से पानी डलता रहता है, निकलता रहता है और निकल करके पानी जहां हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों के पास एक थोड़ी सी दूरी पे यानी जड़ जहां पर एक गोल घेरा सा बना रहता है जिसके अंदर पानी गिरता रहता है, यानी इसमें पानी की और भी अधिक बचत होती है। फलदार और फूलदार पौधों के लिए सिंचाई की है सर्वोत्तम विधि है। फल वाले पौधे हैं, जैसे अनार हैं, आंवले हैं, हम खेत में बो देते हैं और उनके साथ उनमें लगातार पानी देकर के इस प्रकार की नलिकाएं बिछा देते हैं। ये नलिकाओं के माध्यम से पानी है वो इनके जड़ों के पास गिरता है, इसलिए बूंद बूंद करके पानी इसमें निकलता रहता है, रिसता रहता है, इसलिए इस विधि का नाम है बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो छात्रों ये दो तंत्र हो गए सिंचाई के, आधुनिक साधन, परंपरागत साधन और आधुनिक साधन की दो विधियां होगी, फव्वारा विधि छिड़काव तंत्र और बूंद बूंद सिंचाई विधि ड्रिप तंत्र। ये बूंद बूंद करके पानी इन पौधों की जड़ के पास गिरता रहता है। अब अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है फसल की सुरक्षा। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के बाद फसल की सुरक्षा। फसल की सुरक्षा, किसान जब तक अच्छी फसल अपने घर नहीं ले आता है, फसल का पूरा उत्पादन नहीं आता, उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें महत्वपूर्ण है फसल की सुरक्षा। फसल में कई प्रकार के प्रकोप होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकोप, और जानवर, कीट और जीवाणु और खरपतवार। प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत अधिक बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, खेतों में पानी भर रहता है और खेतों में पानी भरे रहने से हमारी फसलें नष्ट हो जाती है, अच्छा उत्पादन नहीं पाता है। और दूसरा सूखा पड़ जाता है, पानी के स्रोत या पानी के साधन जहां कम है, सूखा पड़ने पर हमारी फसलें पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन नहीं हो पाता है, फसलें सूख जाती हैं। जानवर हमारी फसलों में जाकर के और फसलों को कच्ची अवस्था में ही खा जाते हैं, और यदि कुछ फसलें तैयार रहती हैं तो उसमें जब वो चलते हैं तो चलते समय फसलों को पांवों से रौंद देते हैं और उनको तोड़ देते हैं, इसलिए इससे भी हमारी फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है, फसलें कमजोर हो जाती है, फसल का जो उत्पादन है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। कीट जीवाणु ये भी हमारी फसल को खा करके नष्ट कर देते हैं। कुछ कीट हैं जो जैसे सरसों में सफेद रोली है, जब हम सरसों बोते हैं कुछ समय पश्चात पत्ते हैं वो अपने आप एक एक कीट के माध्यम से कटने लग जाते हैं। जब पत्ते कट जाएंगे पादप के तो उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उनके लिए भोजन नहीं बनेगा और पौधे का विकास रुक जाता है। तो ये कीट जीवाणु है, इनके लिए हम खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं जिससे हमारी फसलें स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ फसल से अच्छा उत्पादन होता है। खरपतवार, फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फसल के साथ उगे हुए अनावश्यक जो पौधे होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। ये हमारी जो फसलें होती है उनको जल, पोषक तत्व, प्रकाश, इनकी जो मात्रा है वो हमें
फसली पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं और हमारी फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए हम खरपतवार को भी हटाना पड़ता है। इसके लिए भी दो विधियां हैं, हाथ से उखाड़ना और खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से 2,4-D और अट्राजिन का छिड़काव कर देते हैं और इससे केवल फसलें तो सही रहती है, जो खरपतवार नाशी पादप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपको इनको अच्छे से समझना है और इसके बाद जो आपको काम दिया जाए उसको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद, आपको इतना ही चाहिए।